हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम पेडागोजी और मैथमेटिक्स का सेकंड वीडियो देखने वाले हैं। पहला वीडियो हम देख चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं देखा हो तो देखना। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स। Explain the writing objectives in behavioral terms in child's behavior। आपको ये रखा है कि क्या नीड है राइटिंग ऑब्जेक्ट्स की। मतलब हम जब ये पढ़ रहे हैं, मैं एक तो आपको वॉइस से समझा रही हूँ, एक आपके पास ये जो रिटर्न मटेरियल है, इस रिटर्न मटेरियल का क्या यूज़ है क्या नहीं है आप लोग अच्छे से जानते हो। हम कोई भी चीज़ बोल के नहीं समझ सकते जितना हम उसको विजुअली देख के समझ सकते हैं। हम बचपन से नोट्स बनाते आ रहे, पढ़ते आ रहे, लिखते आ रहे हैं। जब तक नोट्स ना हो तब तक, और स्पेशली हमारे खुद के लिखे हुए नोट्स ना हो तब तक पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द चाइल्ड चेंजेस व्हेन द child has complete knowledge of mathematical operation through mathematical teaching. The purpose of bringing expected behavioral change in child's behavior is to increase the mathematical knowledge of the child। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है चाइल्ड की, वो चेंज होती है जब चाइल्ड के पास कंप्लीट नॉलेज होती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। जब वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, अगर उसके पास पूरी जानकारी पहले से, उसके फॉर्मूले पहले से लिख रखे हों, सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास हो, देन वो पढ़ता है, तो उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच होती है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। जो उसका पर्पज़ होता है क्या आपके पास अलग से चेंज लाने का, वो चेंज आता है चाइल्ड के बिहेवियर में, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इसकी नॉलेज चाइल्ड की, जब ये लिख के या फिर नॉलेज पहले से उसके पास होती है देन। तो अब हमारे पास है सबसे पहले क्या, जनरल सॉल्यूशन ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए जनरल सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, कैसे हैं क्या नहीं है देख के। डी.ए. जॉनसन एंड जी.एफ. राइजिंग, ये दो है आपके साइकोलॉजिस्ट, डी.ए. जॉनसन एंड जी.एफ. राइजिंग have set some general objective of mathematics. According to him, while setting the goals of mathematics teaching, we should not only keep in mind the social needs but also the mathematical needs of our students। हमें सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स की सोशल नीड्स को माइंड में नहीं रखना है, साथ में उसकी मैथमेटिकल नीड्स को भी अपने माइंड में लेके हमें साथ चलनी है। जनरल सॉल्यूशन है उसका। उसने क्या कहा था, जब हम मैथमेटिक टीचिंग का गोल सेट कर रहे हैं, हमें गोल सेट किया है मैथमेटिक टीचिंग का कि हमें इतना पढ़ाना है, इतना नहीं पढ़ाना है, तो हमें सिर्फ उसकी सोशल नीड्स को ध्यान में नहीं रखना है, साथ में किसका ध्यान रखना है, उसकी मैथमेटिकल नीड्स को भी ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। इसी में आगे पॉइंट्स दे रखे हैं। ए स्टूडेंट नीड्स टू नो हाउ, पहला पॉइंट आपके पास, ए स्टूडेंट नीड्स टू know how mathematics can help him to understand natural laws। स्टूडेंट को ये जानने की आवश्यकता होती है कि वो कैसे नेचुरल लॉज को समझ सकता है, मैथमेटिक्स कैसे उसकी हेल्प कर सकती है नेचर को पढ़ने में। हाउ ही कैन यूज़ मैथमेटिकल मेथड्स इन हिज रिसर्च वर्क रिलेटेड टू डेली लाइफ। जो डेली लाइफ जो काम कर रहा है उसमें मैथमेटिक्स उसका कैसे यूज़ कर रही है। दुकान पे जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, पैसे लेके आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें मैथमेटिक्स का डेली यूज़ लाइफ में कैसे यूज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे हमारे पास रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन फॉर्म ऑफ साइंस एंड आर्ट। मैथमेटिक्स हेल्प करता हमारी किसमें, कल्चरल हेरिटेज को सेव करने के लिए, रिजर्व करने के लिए, किसकी फॉर्म में, साइंस और आर्ट की फॉर्म में। स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स वांट्स टू लर्न how to present his mathematical ideas accurately and clearly in front of others। एक स्टूडेंट है मैथमेटिक्स का, वो बहुत अच्छे से जानता है कि कैसे उसको अपने मैथमेटिकल आइडियाज़ को, मतलब जानना आना चाहिए उसको, कैसे अपने मैथमेटिकल आइडियाज़ को सही तरीके से और क्लियरली दूसरों के सामने वो कन्फ्रंट कर सकता है और बता सकता है, समझा सकता है। फॉलोइंग इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट इन पार्शियल फॉर्म। यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो पार्शियली या फिर ज़रूरत क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है राइटिंग ऑब्जेक्ट की, वो देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इट हेल्प्स इन मेकिंग टीचिंग एक्टिविटीज स्पेसिफिक। ये जो राइटिंग ऑब्जेक्टिव है, क्या है, राइटिंग ऑब्जेक्टिव है, ये हमारी क्या हेल्प करता है भाई, हमारी हेल्प करता है टीचिंग एक्टिविटीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए। आगे क्या है, ये हेल्प करता है टीचर इन सिंगिंग द
टीचिंग स्ट्रेटजीज। यहाँ पे सिंगिंग का मतलब गाने से नहीं है, सिंगिंग का मतलब बनाना, एक फॉर्मेट बनाना। जो टीचिंग की स्ट्रेटजीज हैं, मतलब उनकी जो रणनीतियाँ स्ट्रेटजीज हैं, उसको कैसे मैथ पढ़ाना है, कैसे टीचिंग करनी है, उसके लिए एक प्रारूप तैयार कर लेता है, एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है लिख के, भाई ऐसे ऐसे आपको पढ़ाना है, फॉर्मूले बताने हैं, पहले उसकी जानकारी बताने, फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं। ये सारी किससे, राइटिंग ऑब्जेक्टिव से ही पॉसिबल हो सकती है। आपको पता है मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तो सिर्फ बोलने से, याद करने से सोल्व नहीं हो सकता है, नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पेन कॉपी होना ज़रूरी है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, लर्निंग एक्सपीरियंसेस के, वो डिटरमाइन होते हैं किसकी हेल्प से, ऑब्जेक्टिव्स के हेल्प से। किसकी हेल्प से, राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स की हेल्प से ही डिटरमाइन हो सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ओके, आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट्स हमारे पास। बाय द हेल्प ऑफ दिस इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट आर पॉसिबल। राइटिंग ऑब्जेक्टिव्स की वजह से ही हम किसी के मार्क्स इवेल्युएट कर सकते हैं कि उसको कितना समझ में आया है, कितना उसको उसके नंबर आए हैं, कितना उसको चीज़ सीख पाया है, कितना नहीं सीख पाया है, उसके IQ क्या है। ये सारी चीज़ किसके थ्रू चेक कर सकते हैं हम, राइटिंग ऑब्जेक्टिव के थ्रू ही चेक कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द क्वेश्चन फॉर टेस्ट। एक टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन है उनको सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। साथ में इट हेल्प्स इन बैलेंसिंग इन बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। ये हमारी टीचिंग और लर्निंग के बीच में, जो हम टीच कर रहे हो साथ में लर्न कर रहे हो, उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करता है। कौन करता है आपके पास बैलेंस क्रिएट, राइटिंग ऑब्जेक्टिव करता है। इट मीन्स क्या कहना चाहता है, जो टीचर बोल रहा है, समझा रहा है, वो बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, वो कौन आपको सेटिस्फाई करा सकता है। हम बच्चे का टेस्ट लेते हैं, फिर बच्चा होमवर्क करके लेके आता है, उसी से हमें पता चलता है बच्चे को अच्छे से चीज़ आ रही है नहीं आ रही है। इट प्रोवाइड सपोर्ट इन, सपोर्ट मतलब SUPPORT, गलती से मिसप्रिंट हो गए। इट सपोर्ट्स प्रोवाइड इन प्लेबैक ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल। जब हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसको एक, और जो हम कुछ देख रहे हैं, बोल रहे हैं, आप कोई वीडियो देखते हो, उसमें अगर आपको विजुअल, मतलब आपके पास सारी चीज़ें, आपके पास जैसे कोई गाना है, उस गाने में आपके पास एक फ़ोटो लगा दे, इमेज लगा दे और गाना चलता रहे, तो आपके उस वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे नहीं करेंगे ना, क्योंकि सिर्फ आप सुनेंगे उसको लेकिन वॉच तो नहीं करेंगे ना। तो वॉच करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें वहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आप सिर्फ बोलने से बोर हो जाओगे और ना ही समझ में आएगी ये चीज़। ओके, आया आपके क्वेश्चन समझ में। आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। राइट अबाउट एनालिटिक मैथमेटिक्स मेथड्स और सिंथेटिक मेथड्स। हमारे पास दे रखा है एनालिटिक मेथड्स और सिंथेटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्या है, एनालिटिक मेथड। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपके पास कोई लार्ज पार्ट है, क्या आपके पास कोई लार्ज पार्ट है, उसको आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स मान लो, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट है, आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे मैंने 1 + 2 + 3 पार्ट्स में तोड़ दिया। तो जब हम एक बड़े पार्ट को छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, देन वो क्या होता है, आपका एनालिटिक मेथड होता है। इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, सिंथेटिक। हमारे पास आगे क्या है, सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक मेथड क्या है आपके पास, it involves starting with the specific example or problems, using them to build a general understanding of underlying concept and principles। ये उसका अपोजिट होगा। जैसे हमने अभी देखा था, बड़े से हमें क्या करना है, उसको पार्ट्स में तोड़ना है। हमारे पास छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे हमारे पास मैथ के सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हमें काउंटिंग आती है। काउंटिंग के बाद हम क्या सीखते हैं, टेबल सीखते हैं। जो पहाड़े हम सीखते हैं ना, काउंटिंग होती है सबसे पहले, फिर टेबल आती है। टेबल्स के थ्रू हम उसमें ऐड भी सीखते हैं, सब्सट्रैक्ट सीखते हैं। मतलब ये सारी चीज़ इकट्ठी करके, और इन सारी चीज़ों को इकट्ठा ही करने के बाद हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, बोर्ड मास। जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम उनको सोल्व कर पाते हैं। तो मतलब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करके हम कहीं एक साथ अप्लाई कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक मेथड। ओके, आगे देखते हैं। राइट inductive and deductive methods of teaching mathematics also discuss merits and demerits। यहाँ पे हम इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, साथ में उसके मेरिट और डिमेरिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इंडक्टिव मेथड।
इंडक्टिव मेथड क्या है देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स और ऑब्जर्वेशन टू ड्रा जनरल पैटर्न्स। या ये एक जनरल क्या करता है, ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स को प्रेजेंट करता है और ऑब्जर्वेशंस को क्या करने के लिए, जनरल पैटर्न को ड्रा करने के लिए इसके पास कुछ स्पेशल एग्जांपल्स होते हैं और ऑब्जर्वेशंस होती हैं। इट encourages students to discover mathematical concept through एंड ऑन एक्सपीरियंस एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे क्या करता है, बच्चों को नई नई चीज़ें डिस्कवर करने के लिए, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कवर करने के लिए इनक्रेज करता है। किसके बिहाफ पे, एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन के हिसाब से। जो एक्सप्लेन करते हैं और एक्सपीरियंस देते हैं उसके हिसाब से कुछ नया डिस्कवर करने के लिए बच्चे को क्या करते हैं, यहाँ पे इन्हेंस करते हैं। आगे हमारे पास है इसके मेरिट्स क्या हैं। इट ऑलवेज इंक्रीजेस पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। जब बच्चे खुद से कुछ ट्राई करेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, देन उनका जो ध्यान है, इंटरेस्ट है, वो वहाँ पे आएगा। साथ में वो क्या करेंगे, भाग लेने की, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, उनका वहाँ पे ध्यान केंद्रित होगा। इट फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये क्या करता है, बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। बच्चे खुद से कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो उनका माइंड शार्प होगा, वो कुछ सोचेंगे, उनकी थिंकिंग पावर बढ़ेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ेंगी। इट डेवलप्स स्टूडेंट एबिलिटी टू जनरलाइज एंड अप्लाई कॉन्सेप्ट टू न्यू सिचुएशंस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या करता है, बच्चे के अंदर एबिलिटी को लाता है। क्या, कौन सी एबिलिटी लाता है, जो जनरलाइज कर सके या फिर कॉन्सेप्ट्स को नई सिचुएशन पर लगा सके। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुछ मतलब अच्छी परसेंटेज बनती है उनकी, लेकिन जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने के लिए वो सक्षम नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो एवरेज बच्चे होते हैं, जो उन्होंने जो पढ़ा है उसको अप्लाई करने में सक्षम होते हैं और वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब हमें जो कुछ सिखाया जाता है उस चीज़ को हम अप्लाई कर पाते हैं, वो चीज़ कहाँ से आती है, इंडक्टिव मेथड से आती है। आगे देखते हैं इसकी डीमेरिट्स क्या है। हमें पता है एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर किसी का, हमारे पास क्या है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो नाउ हम देखते हैं यहाँ पे इसका डीमेरिट क्या है। दिस मेथड इज़ वेरी टायरिंग कंज्यूमिंग एट स्टूडेंट्स नीड टू एक्सप्लोर मल्टीपल एग्जाम्पल बिफोर जनरलाइजिंग। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा टायरिंग है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। क्या होता है इसमें, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है स्टूडेंट्स का, और उनको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए एक्सप्लोर करने के लिए, जनरलाइज करने से पहले, मतलब कोई चीज़ सीखने से पहले उनको बहुत सारे एग्जांपल्स चाहिए। ये क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थकाने वाला है, टायरिंग है। इट नेवर कवर ए रेंज ऑफ टॉपिक्स मोर ड्यू टू द टाइम नीडेड फॉर डिस्कवरी। इसमें हम ज़्यादा टॉपिक्स कवर नहीं कर सकते, ज़्यादा सिलेबस एक साथ कवर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम चाहिए नई खोज के लिए। अगला हमारे पास मेथड है डिडक्टिव मेथड। क्या है आपके पास, डिडक्टिव मेथड। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग जनरल प्रिंसिपल और रूल्स एंड अप्लाइंग दैम टू स्पेसिफिक केसेस और प्रॉब्लम्स। ये इन्वॉल्व करता है हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स को, रूल्स को, और उनको अप्लाई करने के लिए किस पे, स्पेसिफिक केस और प्रॉब्लम में ये प्रेजेंट करता है। मतलब क्या करता है, हमें इनक्रेज करता है कि हम कोई भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, उनको अप्लाई कर सके कहाँ पे, स्पेशल केस पे या फिर प्रॉब्लम्स पे। इसके मेरिट्स क्या हैं। इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू लर्न मैथमेटिक्स। हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ में ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए। मतलब मैथमेटिक्स क्या है, एक तरीके से एक सेट ही तो है जो हमें अरेंज्ड फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है जो अरेंज्ड है, तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, उसे हमें प्रोवाइड्स करता है। इट हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। इसमें जो लॉजिक के ऊपर काम किया जाता है, जो लॉजिकल चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उससे बच्चों की जो लॉजिकल रीजनिंग स्किल है वो बढ़ती है। साथ में उनको क्लियर गाइडेंस मिलता है। क्या होता है, उनका गाइडेंस कैसा होता है, क्लियर हो जाता है यहाँ से। और आगे क्या है इसमें डिमेरिट्स। उसके मेरिट है तो डिमेरिट्स भी होंगे। तो डिमेरिट्स क्या क्या है। इट कैन बी टीचर सेंटर्ड लिमिटिंग स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, वो क्या था, चाइल्ड सेंटर्ड था, बच्चों को खुद से डिस्कवर करना था। यहाँ पे क्या है, ये टीचर सेंटर्ड लिमिटिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पे सब कुछ टीचर पे ही केंद्रित हो जाएगा। तो इट मे लीड टू रोट लर्निंग। इसमें क्या होगा, ज़्यादातर बच्चों को रोट लर्निंग करनी पड़ेगी, जो हम रटने वाला मेथड
सुनते आ रहे हैं, बचपन से हम भी करते आ रहे थे, वो रोट लर्निंग होगा, इसमें ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट जनरल प्रिंसिपल्स विदाउट पर्सनल एक्सप्लोरेशन। यहाँ पे जो बच्चों को जो चीज़ें होती है वो जनरली क्या करनी पड़ेंगी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उनको हमें समझना पड़ेगा बिना कोई एक्सप्लोरेशन के। उनको कोई एक्सप्लोरेशन नहीं दिया जाएगा। कुछ चीज़ें जो डिपिक्टेड है, लॉजिकल है, फैक्चुअल है, वो उनको एज इट इज़ ही करनी पड़ेंगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हो मे भी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।